Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take our third lecture of unit number 2 System Development Life Cycle. Dear students, आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स के टॉपिक से स्टार्ट करना है. तो चलें हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द बेसिक रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स आर. स्टेक होल्डर्स के बेसिक रोल क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमने लास्ट क्लास में स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्टेक होल्डर्स जो हैं ये वो हमारे पास स्टेक होल्डर वो एंटिटीज जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और वो एंटिटीज जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होती हैं जो प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल कंप्लीशन से या अनसक्सेसफुल होने से, वो तमाम की तमाम स्टेक होल्डर्स में आती हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आती है, जिसमें कस्टमर्स भी आते हैं, यूजर्स के ग्रुप भी आते हैं, एक्सेट्रा. आज हम उनके रोल्स के बारे में बात करेंगे. तो चलें अब स्टूडेंट हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, resources such as time, money and equipment etc. are needed, which should be provided to the project team by the stakeholders. देखें, जब भी एक न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जाता है तो स्टेक होल्डर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है क्या करेंगे, वो जो है प्रोजेक्ट टीम में वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं. ये वो लोग जो होते हैं जो टीम का पार्ट होते हैं. तो स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो इनको जो है वो अपने वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो कि जिनकी उनको ज़रूरत है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, स्टेक होल्डर्स एजुकेट द डेवलपर्स अबाउट देयर बिजनेस. स्टेक होल्डर्स को ये चाहिए कि जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के लिए, वो अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके के साथ डेवलपर से शेयर करें कि डेवलपर को इजीली वो अंडरस्टैंड हो सके. क्योंकि जितनी अच्छी स्टेक होल्डर्स अपने इंफॉर्मेशन, अपनी रिक्वायरमेंट्स डेवलपर से शेयर करेंगे, उतने ही अच्छा सॉफ्टवेयर या न्यू प्रोडक्ट जो बन रही है स्टेक होल्डर्स के लिए वो बनेगी. The stakeholders should be specific and precise about the requirements. पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स बताएं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट जो हैं वो एक्यूरेट सही होनी चाहिए. यानी कि वो ये बताएं टू द पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में कि ये हमें चाहिए, ये इनपुट होना चाहिए, ये हमें आउटपुट चाहिए, दैट्स ऑल. लेकिन करेक्ट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. वो जितनी स्पेसिफिक होंगी, जितनी प्रिसाइज होंगी, उतने ही ज्यादा उनकी जो न्यू प्रोडक्ट है जो कि डेवलपर्स बना रहे हैं उनके लिए वो न्यू प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी बनेगी, क्वालिटी की बनेगी, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी. नेक्स्ट पॉइंट है मेक टाइमली डिसीजंस. स्टेक होल्डर्स को ये चाहिए कि वो टाइम के अकॉर्डिंगली जो हैं वो डिसीशंस लेते रहें. वो टाइम के अकॉर्डिंगली, लेट से अगर उनको टाइम से मुराद ये है कि अगर स्टेक होल्डर्स ने जो है प्रोजेक्ट टीम के साथ एक उनका एग्रीमेंट हो चुका है कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो लेट से अगर वो टाइम डिसाइडेड है 6 मंथ, और अगर फर्स्ट मंथ में ऑलरेडी प्रोजेक्ट टीम ने एक मॉड्यूल बना के स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कर दिया है, वो यूज कर रहे हैं, तो उनको चाहिए वो टाइमली डिसीजन लें. अगर उन्होंने अदर मॉड्यूल्स जो हैं वो अपने सिस्टम में अडॉप्ट करने हैं तो वो टाइमली उनको लेते हुए टाइम पर ही वो उनसे लें और उनको यूज स्टार्ट करें. लेट से अगर कोई आपका मॉड्यूल लेट हो जाता है और स्टेक होल्डर्स को वो लेट मिलता है, तो ये चीज जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है प्रोजेक्ट टीम के लिए भी और स्टेक होल्डर्स के लिए भी. क्यों? क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो ये न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं वो पर्पस उनका पूरा नहीं होगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेट रिक्वायरमेंट प्रायोरिटीज. होना ये चाहिए
कि जब भी न्यू प्रोडक्ट बनाई जाती है, न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो उसमें कुछ प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाता है कि फर्स्ट ये मॉड्यूल बनाया जाए, फिर ये वाला मॉड्यूल बनाया जाए और फिर ये वाला मॉड्यूल बनाना चाहिए। तो ये गुड प्रैक्टिस है कि हम अपने जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको प्रायोरिटाइज कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना है तो पहले हम स्टूडेंट के एडमिशन के लिए सॉफ्टवेयर बना दें ताकि जितने स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं फ्रेश ईयर में उनको उनका रिकॉर्ड हम एंटर कर सकें। फिर उसके बाद हम लोग जो है अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बना दें जिसमें स्टूडेंट की फ़ीस का रिकॉर्ड सेव हो सके। फिर उसके बाद जो है हम स्टूडेंट की अटेंडेंस का, फिर क्लासेस का, इस तरह स्टेप वाइज हम लोग चलें, लेकिन हम प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लें कि हमें सबसे पहले स्टूडेंट के एडमिशन का वो बनाना है ताकि जितने स्टूडेंट एडमिशन कॉलेज में इनरोल हों, कॉलेज में एडमिशन्स ले, उन सब का रिकॉर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्यूटराइज होना चाहिए। रिव्यू एंड प्रोवाइड टाइमली फीडबैक। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट टीम सॉफ्टवेयर बना रही है और वो सॉफ्टवेयर लेट से अगर उन्होंने बना लिया है, उसके एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, वो उन्होंने एक स्टेक होल्डर्स को दे दिया है, तो स्टेक होल्डर्स से उनको भी चाहिए और स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए कि वो फीडबैक देते रहें प्रोजेक्ट टीम को कि हमें सॉफ्टवेयर में जो मॉड्यूल आपने हमें दिया है यूज़ के लिए उससे रिलेटेड हमें आया कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम कोई इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट में कोई हमें जो है वो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रहा है या आउटपुट में कोई डिले आ रहे हैं, किसी किस्म के अगर इश्यूज आ रहे हैं तो इस चीज़ को जो है टाइमली इन्फॉर्म करना चाहिए प्रोजेक्ट टीम को। स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए वो इन्फॉर्म करें और प्रोजेक्ट टीम को भी चाहिए कि वो उनके साथ इन कांटेक्ट रहें कि उनको ये इश्यूज फेस तो नहीं हो रहे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस के डिस्कशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद है कल मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या थी और उसमें कुछ फेजेस होते हैं, और अगर हम SDLC के फेजेस को यूज़ करते हुए अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाएं तो वो एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनता है। साइड बाय साइड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम उसे उस टाइम कह सकते हैं जब वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। तो आज हम वो फेजेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिन फेजेस को फॉलो करना चाहिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो हम लोग फेज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है डिफाइनिंग फेज। इन दिस फेज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड और सिस्टम टू बी डेवलप इज क्लियरली डिफाइंड। इस फेज में ये किया जाता है जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं या जिस सिस्टम को हम डेवलप करना चाहते हैं उसे हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट। इस फेज में जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है या जिस सिस्टम को हमने डेवलप करना है उसे हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारा क्या सिस्टम है जिसको हमने डेवलप करना है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। All the requirements are documented and approved from the customer or the company which consist of all the product requirements to be designed and developed during the development life cycle। इसमें ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर आया वो एक कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है या वो एक कंपनी के लिए बनाया जा रहा है, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको कर लिया जाता है, तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो है डिफाइन कर लिया जाता है, डिज़ाइन और डेवलप कर लिया जाता है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। क्योंकि डिफाइनिंग फेज में हम जो हैं क्लियरली बता देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉब्लम जो है एक यूज़र या एक कंपनी फेस कर रही है और उन्होंने कौन सा सिस्टम जो है वो डेवलप करना है, कौन सा सिस्टम जो है इसके लिए डेवलप्ड होगा। ये डिस्कशन जो है सारी की सारी डियर स्टूडेंट्स ये डिफाइनिंग फेज में आती है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि है स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल
हमने एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना है। हम ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं जो कि डेवलप होने के बाद हम स्कूल्स में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लॉय कर सकेंगे, यानी उसे यूज़ किया जा सकेगा। तो हम एक जेनेरिक वो बनाना चाह रहे हैं जिसको एवरीवेयर एजुकेशन सिस्टम यूज़ हो सके। अब हमने सोचना ये है कि अगर हमने स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को डेवलप करना है तो स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि इसमें हम ये सिस्टम जो हम बना रहे हैं ये हमारी क्या प्रॉब्लम है इसके थ्रू जो हम सॉल्व करेंगे, और जो सिस्टम हम डेवलप कर लें उसको हम क्लियरली डिफाइन करेंगे। तो देखें यहाँ हमने क्लियरली डिफाइन कर लिया, स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो चीज़ों को भी, कुछ प्री रिक्विजिट्स जो हैं हमारे पास ऐसा सेट ऑफ थिंग्स होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे उसे हम डेवलप कर सकें। हमारे पास जो हैं वो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमने जो क्या सिस्टम डेवलप करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, जो कि हमारा प्लानिंग फेज कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सेकंड फेज, जो कि हमारा प्लानिंग फेज है, हम उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखें, नाम से जाहिर है प्लानिंग करनी है हमें। अब प्लानिंग जब हम करेंगे तो हमने ये देखना है कि हमने जो अभी एग्जांपल ली स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डिफाइनिंग फेज में, अगर इसको हमने डेवलप करना है, इससे हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, तो इसके लिए हम पूरी प्लानिंग करेंगे। ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें हमारे क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे और क्या क्या इसके साथ होंगे, तो ये सारी बातें हम इस फेज में करते हैं। ड्यूरिंग प्लानिंग फेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिटरमिन्ड। प्लानिंग फेज में जो होता है, जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है उसे डिटरमिन किया जाता है। एंड द रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उन्हें हम कंसिडर करते हैं। एन एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज सच एज पर्सनल्स एंड कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट। इसमें जो है हम लोग रिसोर्सेज का भी एस्टिमेट लगाते हैं, इसमें हम पर्सनल का भी एस्टिमेट लगाते हैं। पर्सनल मीन वो स्टाफ जो कि हमारे प्रोजेक्ट टीम में शामिल होगा। इसमें हम कॉस्ट की भी बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बनानी है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हमने बनाना है, उस पे हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, कितने पैसे उस पे लगेंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड टू सी इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन to creating a new product. If there is no viable alternative, the information is assembled into a project plan and presented to the management for approval. Students, इसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसे एनालाइज्ड किया जाता है और फिर इस चीज को देखा जाता है कि क्या हमारे पास कोई मुतबादिल सोल्यूशन है, कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर हमारे पास कोई मुतबादिल, कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं होता तो ये बात जो है प्रोजेक्ट प्लान में लिख दी जाती है और प्रोजेक्ट प्लान जो है वो आगे प्रेजेंट कर दिया जाता है मैनेजमेंट को अप्रूवल के लिए। एक्चुअली स्टूडेंट्स देखें आप लोग, यहाँ हमने बात की प्रोजेक्ट प्लान की। प्रोजेक्ट प्लान जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रोजेक्ट प्लान में सारी की सारी प्लानिंग की जाती है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, MS प्रोजेक्ट। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग जो है हम बना सकते हैं, जिसमें जो है हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो कैलेंडर को यूज़ करते हुए डे वाइज, आवरली वाइज, जो है वीकली वाइज भी हम लोग बना सकते हैं कि एक डे में हमने कितना अचीव करना है, हमने आवरली कितना अचीव करना है और हमने डेली बेसिस पे क्या क्या अचीवमेंट्स करनी है। प्रोजेक्ट प्लान जो है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको बनाता है। और प्रोजेक्ट प्लान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि प्रोजेक्ट प्लान में प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कौन से पर्सनल को, कौन से स्टाफ जो है, कौन सा स्टाफ जो होगा किस काम के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोजेक्ट प्लान में ये भी देखा जाता है
कि लेट्स से जो है स्टाफ में हमारे पास क्या कोडर्स हैं, हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं, हमारे पास जो हैं वो टेस्टर्स हैं, हमारे पास और कोई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिर रिसोर्सेज की बात की जाती है स्टूडेंट्स। रिसोर्सेज से मुराद होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। क्या हमारे पास ऐसा हार्डवेयर है जिस पे ये सॉफ्टवेयर सिस्टम हम बना सकेंगे? क्या उनके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं और वो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो बना सकेंगे? और हमने ये भी देखना होता है कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हम बना रहे हैं इस पर कितनी कॉस्ट बतानी चाहिए जिसमें कस्टमर भी एग्री हो जाए और जो प्रोजेक्ट टीम है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी एग्री हो जाएं, एक अफोर्डेबल कॉस्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोजेक्ट टीम के जो मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो हम बनाएंगे 20,000 रुपीज़ में, लेकिन जब वो डेवलप्ड होता है बढ़ते बढ़ते आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजर को रियलाइज़ होता है कि ये तो 20,000 में नहीं बनता था, ये तो जो है 50,000 तक का की कॉस्ट पे बनता था, जो अब उसको लॉस में होने जा रहा है। तो ये चीज़ फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए प्रोजेक्ट प्लान में जो है प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, उसमें रिसोर्सेज की प्लानिंग होती है, उसमें जो है वो कॉस्ट की प्लानिंग होती है, उसमें पर्सनल की प्लानिंग होती है। पर्सनल से मुराद जो स्टाफ मेंबर्स है, स्टाफ है जो कि इंक्लूड होता है उसमें प्रोजेक्ट टीम में होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में होता है। साइड बाय साइड इसमें जो है जब प्रोजेक्ट प्लान बन जाता है तो वो आगे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है अप्रूवल के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट की फाइनल अप्रूवल के बाद इस पर प्रॉपरली एक वर्क स्टार्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग फेज में। प्लानिंग फेज जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट फेज है कि इसमें प्रोजेक्ट प्लान बनता है। प्रोजेक्ट प्लान में सारी की सारी प्लानिंग की जाती है चीज़ों से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड। रिसोर्सेज से मुराद हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं या दूसरे रिसोर्सेज भी हैं। कॉस्ट से रिलेटेड कि प्रोजेक्ट पर कितनी कॉस्ट आएगी। पर्सन से रिलेटेड, पर्सन से मुराद ये है कि क्या हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट स्टाफ है जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को बना सकता है और हमारे पास ऐसे हार्डवेयर अवेलेबल है जिस पे ये सॉफ्टवेयर सिस्टम बन सकता है, या हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ये बनेगा। अब हमने डियर स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट फेज में, डिफाइनिंग फेज में, हमने एक सिस्टम को एज ए एग्जांपल कंसिडर किया जो कि था स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। अब हम उसी की प्लानिंग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बेटर क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना है प्लानिंग फेज के अकॉर्डिंगली इसी के कॉन्सेप्ट में एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, तो हाँ इसमें हमें हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या क्या नीड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि हमें एक अच्छा लैपटॉप चाहिए होगा, इसमें हमें जो है उसमें रजिस्टर्ड विंडोज़ चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल, हम एक लैपटॉप जो है हमारे पास है वो भी अरेंज हो जाता है, उसमें विंडोज़, हमें रजिस्टर्ड विंडोज़ 10 का वर्जन चाहिए होगा, उसमें हमें कोई प्रोग्रामिंग टूल चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो 2019, उसमें हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल विजुअल C#। उसमें हमारा बैक एंड होगा, फॉर एग्जांपल कोई DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, क्योंकि फ्रंट एंड से हम एंट्री करेंगे वो बैक एंड पे स्टोर होगी। उसके लिए हमारे पास जो है फिर वो जो है ऐसे ट्रेन पर्सन्स होंगे, स्टाफ होंगे हमारी टीम में जो कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है कोडर्स होंगे जो कोडिंग करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमारे पास टेस्टर्स होंगे जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह के बग्स या कोई एरर्स वगैरह तो नहीं। हमारे पास डिज़ाइनर्स होंगे जो डिज़ाइंस वगैरह बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन पे काम करेंगे, उसके बाद वो लॉजिकल डिज़ाइन पे, फिर फिजिकल डिज़ाइन पर आएंगे स्टूडेंट्स। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये तमाम चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो रिसोर्सेज में आती हैं। अगर हम एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को हमने डेवलप करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट प्लान बना लेंगे, फिर हमें पता भी होगा कि भाई हमने जो सिस्टम बनाना है उसके हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो सिस्टम हमें बनाना है वो सिस्टम जो है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो हम बनाने चाह रहे हैं उसके लिए हमने रिसोर्सेज में फिर हम ये देखेंगे कि हमने अपने जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है हम अपने इस प्रोजेक्ट को कितने उसमें डिवाइड कर रहे हैं अपने उसके। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हम फ्रंट एंड पर कौन काम करेगा, फ्रंट एंड कौन बनाएगा। फ्रंट एंड से मुराद ये है कि
कोडिंग जो है किसी टूल को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो 2019 को यूज़ करना है तो कोई स्टाफ में ऐसा एक्सपर्ट है जो इसको यूज़ करे, कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो विजुअल स्टूडियो 2019 में C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके उसमें कोडिंग करे, उसमें प्रोग्रामिंग करे, कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो कि बैक एंड डेटाबेस को भी जानता हो, जो डेटाबेस फॉर एग्जांपल SQL सर्वर 2016 यूज़ करते हुए या 18-19 यूज़ करते हुए 20 यूज़ करते हुए जो है वो उसके अंदर DBMS SQL एक सर्वर एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर डेटाबेस बनाए, उसमें टेबल्स बनाए और फिर जो है इस तरह के रिकॉर्ड को मेंटेन करे। क्या ऐसा ट्रेन पर्सनल्स हैं? तो इन तमाम चीज़ों को जो है प्रोजेक्ट प्लान में देखा जाता है। साइड बाय साइड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में बहुत क्लियर कट डिसीजन लेनी होती है। सम टाइम ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट टीम होती है उसमें अगर कोई लेट्स से पर्सनल जो है वो अपनी ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग द जॉब उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेट्स से वो कहीं हॉलीडे पे चले जाते हैं, तो हम ये चीज़ें पहले से डिसाइड रखते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट है वो हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो टाइम सोचा था कि हमने कहा था कि ये 1 मंथ में हम कंप्लीट करेंगे, और अगर वो स्टाफ मेंबर 1 वीक की हॉलीडे पर चले गए तो उनकी जगह क्या कोई रिप्लेसमेंट स्टाफ हमारे पास है जो उनकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हम टाइम की भी बात करते हैं कि कितने टाइम में हम एक प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे। तो नॉर्मली जब हम ये बात करते हैं कि हमने एक स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बनाना है तो हमने ये सोचना है कि स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो हम एक स्कूल के लिए हम किसके लिए बना रहे हैं, और हमने उसमें ये भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कितनी है। अगर हम एक स्कूल के लिए बना रहे हैं और हम एक कॉलेज के लिए बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं, तो सिस्टम तो सब में यूज़ होता है लेकिन कुछ उनमें डिफरेंसेस होते हैं। अब स्कूल के सिस्टम्स में अगर आप लोग देख लें तो वहाँ पे नॉर्मली हमारे पास परसेंटेज वाइज जो है वो बात आ जाती है स्टूडेंट्स की पोजीशन की, या उसमें ऑन सम टाइम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं क्लास वाइज के अकॉर्डिंगली। अगर यही सिस्टम हम और उसमें एनुअल सिस्टम की बात होती है, यही सिस्टम अगर हम कॉलेज के लिए बनाएं, कॉलेज में भी नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं ज़्यादा लेकिन नॉर्मल 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें उसके कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स वो जो है उसमें सेमेस्टर सिस्टम पे बेस्ड करता है। हर सेमेस्टर में नॉर्मली 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं और टोटल आपकी जो 4 इयर्स का BS का प्रोग्राम होता है उसमें आपके 48 मोर देन 40 सब्जेक्ट्स क्रेडिट आवर के अकॉर्डिंगली टीच किए जाते हैं, तो उनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ को भी प्रोजेक्ट प्लान में सामने रखा जाता है कि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बनाया जा रहा है उस पे जो कॉस्ट और उस पर टाइम लगेगा ऑर्गेनाइजेशन वाइज ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है। ऑफ कोर्स वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हमारे पास जो BS के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं 4 इयर्स के वो सेमेस्टर सिस्टम पे बेस्ड करते हैं, और कुछ हमारे पास प्रोग्राम्स एनुअल सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल MSc कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा एंड सो ऑन, MA इंग्लिश की बात कर लें तो हमें ये देखना है कि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हम बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। और इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए एक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अब टाइम भी देता है स्टेक होल्डर्स को और बताता है, कॉस्ट भी बताता है कि इस पर कितना टाइम लगेगा, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, और स्टेक होल्डर्स को भी आइडेंटिफाई करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की ही जिम्मेदारी है कि वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली डेवलप्ड हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के फेवर में भी उनके इंटरेस्ट में भी बेस्ट है और ये स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में भी बेस्ट है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम डेवलप्ड होता है वो क्वालिटी का तो है लेकिन हम जिस पर्पस के लिए डेवलप किया गया उन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता तो वो जो है बिल्कुल अनयूजेबल सिस्टम है, उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए जब भी प्रोजेक्ट प्लान बनता है तो उसमें रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, प्रोजेक्ट की टाइम को आइडेंटिफाई करना, टाइम को देना और उसके लिए कॉस्ट का डिसाइड करना, इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप। इसके लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम होती है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक प्रॉपर वे से जो है इस चीज़ को प्रोजेक्ट प्लान में इंक्लूड करवाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक सिस्टम रखा, स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। इस तरह के हज़ारों सिस्टम जो हैं डेवलप्ड हो सकते हैं इसी
अप्रोच को यूज़ करते हुए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आप बैंक मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं इन्हीं फेजेस से गुजरते हुए, डिफाइनिंग फेज से गुजरते हुए, प्लानिंग फेज से गुजरते हुए। आप जो हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, आप कोई जो है कैफेटेरिया के लिए वो बना सकते हैं, आप पुलिस क्राइम सिस्टम बना सकते हैं, आप एयरलाइन रिजर्वेशन का सिस्टम आप लोग बना सकते हैं, आप लोग कोई अकाउंट्स का सिस्टम बना सकते हैं, एडमिशन का सिस्टम बना सकते हैं। यानी डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम आप बना सकते हैं इन्हीं फेजेस को फॉलो करते हुए। ये सिर्फ जो है SDLC की अप्रोच ये एक सिस्टम को के लिए नहीं लिमिटेड है। एवरी सिस्टम जो डेवलप्ड होता है अगर उसको SDLC के इन्हीं फेजेस को यूज़ करते हुए डेवलप किया जाए तो आखिर में जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्वालिटी का होगा, वो एफिशिएंट भी होगा, वो इफ़ेक्टिव भी होगा। एफिशिएंट का मतलब क्या है? कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में बेस्ट से बेस्ट चीज़ बनेगी। और क्वालिटी का उस टाइम कहलाएगा जो वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो जो हम प्लानिंग फेज में बात कर रहे हैं इसमें प्रोजेक्ट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोजेक्ट प्लान जो है ये वो एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बनाते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो बिल्कुल सही तरीके के साथ जो हैं वो रिसोर्सेज को भी वो करें, आइडेंटिफाई करें, वो पर्सनल्स को भी देखें, वो साइड बाय साइड टाइम को भी डिसाइड करें कि कितने टाइम में जो है ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और उन्हें अपनी टीम में ऐसे पर्सनल रखने चाहिए जो कि एक डेडलाइंस को अचीव कर सकें। क्यों? क्योंकि इन सिस्टम्स में नॉर्मली डेडलाइंस को अचीव करना एक क्रूशियल टास्क होता है, क्योंकि जो हमारे पर्सनल्स होते हैं अगर वो पर्सनल डेडलाइन को अचीव नहीं कर सकते तो हम अपने कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए जो हैं वो हम लोग एक न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है टाइम पर कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा डेडलाइंस को अचीव करना ये एक अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि डेडलाइंस को जब अचीव करने की एक हैबिट बन जाए तो फिर कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एप्लीकेशन एरिया के लिए बनाया जाए तो वो एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस को डिस्कस किया, जिसमें जो है स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफाइनिंग फेज पे बात की कि जहाँ पे हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं उसे डिफाइन करते हैं, या जिस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं उसे क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमने क्या सिस्टम जो है वो डेवलप करना है। फिर हमने प्लानिंग फेज की बात की। प्लानिंग फेज में भी हमने डिस्कशन की कि प्लानिंग फेज में जो है एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है जिसमें जो है रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली प्लानिंग, टाइम के अकॉर्डिंगली, कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, पर्सनल के अकॉर्डिंगली एंड सॉफ्टवेयर की जो है कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। और ये प्लानिंग जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, वो एक प्रोजेक्ट प्लान बनाता है। प्रोजेक्ट प्लान में जो है वो इन सब चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के प्रोजेक्ट प्लान बनाता है और फिर आगे मैनेजमेंट को देखता है अप्रूवल के लिए। और प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि MS प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर है। और मोस्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर हाउसेज में, सॉफ्टवेयर हाउसेज वो जगह होती हैं जहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये यूज़ होता है और बहुत यूज़र फ्रेंडली और एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग MS प्रोजेक्ट को एटलीस्ट जस्ट वंस सॉफ्टमीडिया वेबसाइट से या माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें, उसे ओपन करें और उसे देखें कि उसमें किस तरह से एक प्रोजेक्ट प्लान बनता है, उसकी इन्वायरमेंट क्या है, ताकि आप लोग थोड़ा सा आप लोगों का माइंड ओपन हो जाए कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक को लेकर आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।